नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और बजट पर खास पेशकश हमारी आपके सामने पूरे दिन भर से जारी है और इस आखिरी घंटे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर बजट में किसे क्या मिला है। ज्ञान के बजट को गति दी गई है और गारंटियों को पूरा करने का विश्वास जताया गया है। क्या है इस बजट का सरल अर्थों में एक तरीके से आशय, वो हम इस पूरे घंटे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको अपडेट कर देते हैं कि क्या क्या हुआ है आज दिन भर में। आज जैसा कि आप जानते हैं कि साय सरकार का दूसरा बजट पेश होना था। सुबह से इसकी तैयारियां चल रही थी। वित्त मंत्री ने आज ये बजट 12:30 बजे विधानसभा में प्रस्तुत किया है। उसके पहले उन्होंने पूजा पाठ किया, बजट को लेकर विधानसभा पहुंचे जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद ये बजट को अनुमति मिली। कैबिनेट की बैठक के बाद अनुमति मिली और उसके बाद सदन में ये बजट प्रस्तुत किया गया। सदन में बजट प्रस्तुत करते समय जिस प्रमुख बात पर जोर दिया गया वो प्रमुख बात थी गति देना, यानी अर्थव्यवस्था को, छत्तीसगढ़ के विकास को गति देना। तो उस गति को बढ़ाने वाला ये बजट कहा जा रहा है। क्या कुछ हाइलाइट्स हैं इस बारे में भी आपको पहले हम बता देते हैं, उसके बाद हम सुनाएंगे वित्त मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी और बाकी प्रतिक्रियाओं को भी। तो गति वाले इस बजट में क्या प्रमुख हाइलाइट्स हैं वो आपको बता देते हैं। इस बजट में कोशिश ये की गई है कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है, यानी खर्च बढ़ाए गए हैं और जो आय के साधन थे उन्हें संतुलित ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जिसमें सिंचाई योजना के लिए 5,000 करोड़, मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना के लिए 25 करोड़, इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी के लिए 22 करोड़, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए 362 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, सूर्य घर योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही पटवारियों को संसाधन भत्ता दिया जाएगा। एक लंबे समय से पटवारियों की मांग थी कि वो लगातार डिजिटल प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, उसे चलाने के लिए संसाधन लगते हैं, उसका भत्ता मिलना चाहिए, वो भत्ता मिलेगा। मेकाहारा में एक ART विभाग खोला जाएगा, इसकी भी अनुमति मिली हुई है। इसके अलावा NHM के लिए करीब 1850 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% तक बढ़ गया है। महंगाई भत्ते की सौगात दी गई है जो कि अप्रैल महीने से मिलेगी। अप्रैल महीने से मिलेगी ये भत्ते की सौगात। वहीं छत्तीसगढ़ में पेंशन फंड बनेगा। पेंशन फंड बनाने को भी मंजूरी मिली है। इस बजट में करीब 456 करोड़ का होगा ये पेंशन फंड। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी सौगात ये कि पेट्रोल 1 रुपये सस्ता हो गया है। सरकार ने जो सेस लगाया हुआ था, पिछली सरकार ने उसे हटा लिया है, तो 1 रुपये की बचत होगी प्रति लीटर आम लोगों की। इसके अलावा रायपुर प्रेस क्लब के लिए 1 करोड़ देने का प्रावधान रखा गया है ताकि रायपुर प्रेस क्लब बेहतर हो। पत्रकार सम्मान निधि के लिए 20,000 कर दी गई है। पत्रकार सम्मान निधि अब 20,000 के रूप में मिलेगी पत्रकारों को। महतारी वंदन योजना सबसे महत्वाकांक्षी योजना, 5,500 करोड़ रखा गया इसके लिए। PM आवास के लिए 8,500 करोड़ का प्रावधान है। तो ये 2 बड़ी योजनाएं जिसमें बड़ा प्रावधान हमें देखने को मिला है। PM श्री स्कूलों के लिए करीब 277 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नवा रायपुर मेडिसिटी बनने विकसित होगी, इसके लिए भी जो है प्रावधान रखे गए हैं। 100 एकड़ में मेडिसिटी बनेगी नया रायपुर। हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो इस तरीके से प्रावधानों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मिनी मेट्रो के सर्वे के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो इस तरीके से प्रावधानों की एक लंबी लिस्ट आपको बजट में देखने को मिल रही है। इसके अलावा उद्योग विभाग के लिए बजट में करीब 1400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 1400 करोड़ उद्योग के लिए रखा गया है। जांजगीर में इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, ये भी फैसला लिया गया है।
डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ के लिए करीब 60 करोड़ रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो इस तरीके से प्रमुख हाइलाइट्स हम आपको आपके स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जो कि आज छत्तीसगढ़ के बजट में हमें देखने को मिले। क्या कुछ कहा इसके बाद नेताओं ने, मुख्यमंत्री की क्या पहली प्रतिक्रिया रही, उस ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे, उसके बाद आगे की प्रतिक्रियाएं आगे बताएंगे। तो बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज वर्ष 2025-26 का आम बजट विधानसभा में हमारे सरकार के विद्वान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। और ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है और ये बजट छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का ये बजट है। तो इस तरीके से बजट को लेकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। खास बात ये रही कि बजट क्योंकि एक तरीके से आंकड़ों का एक जाल होता है, इसलिए आम लोगों को समझना ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। इसलिए इस पूरे बजट को समझाने के लिए वित्त मंत्री ने आज कविताओं का भी काफ़ी सहारा लिया, शेरो शायरी के ज़रिए बजट को समझाने की कोशिश की और इस तरीके के प्रावधानों को आसान भाषा में समझाया। क्या कुछ कहा ओपी चौधरी ने पहले कविताओं के जरिए और उसका विपक्ष ने क्या उस पर प्रतिक्रिया दी, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बार के इस जो स्पीच है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं कि हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 2 आयाम हैं अध्यक्ष महोदय, प्रमुख आयाम। एक अच्छी नीयत और दूसरी कर्मठता। उसी कर्मठता से प्रेरित होकर अध्यक्ष महोदय इस बार का बजट भाषण मैंने खुद अपने हाथ से, अपने हैंडराइटिंग से लिखा है और उसी की प्रतिलिपि सभी सम्मानित सदस्यों को उपलब्ध कराई है, मेरी हैंडराइटिंग वाली प्रति अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभा आशुतोष ने कहा है, कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। तो है ना, पूरा कविता ही की। अब कई 1.25 घंटे बजट भाषण आज तक छत्तीसगढ़ में हुआ किसी का? रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। केवल कवि सम्मेलन, कविता पाठ कर रहे थे, वो भी दूसरे की, अपने खुद की कुछ नहीं है ना। तो ये और कुछ है ही नहीं उसमें। पहले ज्ञान की बात बोले, तो ज्ञान के बारे में किसी को पता नहीं छत्तीसगढ़ में, वो ज्ञान का फुल फार्मूला क्या होता है। अब वो गति आ गई तो ज्ञान की दुर्गति हुई, अब गति की दुर्गति होने वाली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई और बजट को लेकर क्या प्रावधान है वो भी हमने आपको बता दिया। अब इस पूरे बजट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट बने हुए हैं, तो सबसे पहले मिल लेते हैं उन पैनलिस्टों से जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गौलानी जी हमारे स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं शंकर बजाज जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और अर्थशास्त्रीय नज़रिया, अर्थशास्त्रीय जो एक दृष्टिकोण है उसके जरिए बजट को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है अर्थशास्त्रीय रविंद्र बम्मे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक बजाज जी, बहुत स्वागत है आपका।
तो चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और पहली प्रतिक्रिया हम लेते हैं अर्थशास्त्री रविंद्र बम्हे जी की और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब बजट के सारे प्रावधान सामने हैं, बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बजट को कैसे देखते हैं आप आर्थिक नज़रिए से? के साथ तौर पे हम लोग बजट में देखते हैं, एक ये चीज है कि इससे क्या विकास को बढ़ावा मिलेगा बजट से, पहला नजरिया ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपने जो अपना राजकोषीय प्रबंधन किस तरीके से किया है, और ये दो बातें होती हैं महत्वपूर्ण जो कि किसी भी राज्य को विकास के मार्ग में ले जाती हैं। आपने तो तमाम प्रावधान आंकड़ों के माध्यम में बता दिया किसमें किसने कितना प्रावधान किया गया है, तो मैं प्रावधानों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मैं इनका क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पे होगा उसका बता रहा हूं। तो मैं पहली जो बात है, देखा जाता है कि जो विकास को ये बढ़ाने वाला है या नहीं छत्तीसगढ़ की, तो इसमें देखा जाता है कि आप जो खर्च कर रहे हैं, यदि 1,65,000 करोड़ रुपए आप खर्च करने वाले हैं 2025-26 में, तो इस व्यय की गुणवत्ता क्या है, इसकी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो है आपका ये क्या है, और ये व्यय की गुणवत्ता जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फाइनेंस कमीशन जो 2-3 नॉर्म बजाते हैं, 2-3 तरीकों से देखी जाती है। एक तरीका ये है कि आपका जो व्यय जो हो रहा है 1,65,000 करोड़ का, उसमें क्या पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एक। दूसरा देखा जाता है कि आपने पूंजीगत व्यय आपकी राज्य की जीडीपी के अनुपात में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये देखा जाता है। और तीसरा चीज देखा जाता है कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय का जो अनुपात है वो देखा जाता है, जो रिको रेट कहलाता है। इन तीनों पैमानों पे यदि बजट को आप देखेंगे तो ये बजट जो है विकास को बढ़ाने वाला आपको दिखेगा, क्योंकि पूंजीगत व्यय ना केवल कुल एक्सपेंडिचर में बढ़ा, 12% का राइज हुआ, जीडीपी का शेयर भी जो है इसका बढ़ा, ये 4% को क्रॉस कर गया, और राजस्व और पूंजीगत व्यय का अनुपात भी विकास को बढ़ाने वाला है। तो ये एक विकासात्मक है, क्योंकि आप यदि जब तक पूंजीगत व्यय नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पहली बात इस बजट की बड़ी खास बात है। और मैं पूरे चीज को देख रहा था जब वित्त मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, और उन्होंने हस्तलिखित 100 पृष्ठ प्रस्तुत किए, और मैंने पूरा उसको निकाल के देखा तो किसी भी पेज में एक भी कहीं मात्रा की भी गलती नहीं है। मतलब कितनी उन्होंने सूक्ष्मता से बजट को बनाया है और अपने हाथ से लिखा है कि कोई मात्रा भी कहीं काटी नहीं गई है। तो ये एक वित्त मंत्री का कमिटमेंट जो है कितना है, और हर चीज उनकी नजर से गुजरी है, ये मैं इसकी जरूर मैं तारीफ करना चाहूंगा। दूसरी चीज है जो मैंने कहा कि विकास के साथ साथ राजकोषीय अनुशासन बजट में है या नहीं है, क्योंकि यही दीर्घकाल में आपके जो विकास है उसके रास्ते को स्थापित करेगा, विकास के रास्ते को मजबूत करेगा। तो यहाँ भी देखा जाए तो इन्होंने कुछ जो अच्छे प्रयास किए हैं, जो खासकर जिस पे सरकार जो ध्यान दे रही है, खासकर जो गवर्नेंस पे ध्यान दे रही है। हमारे यहाँ यदि व्यापारी लोग हैं जिनके जो है ई वे बिल का जो है डबल किया गया, या जो है उनको जो जीएसटी के कुछ जो कंप्लायंस है 10 साल के, उसको कम जो कहा गया कि 25,000 तक के उनको हम माफ कर दें, उनका सेटलमेंट हो जाएगा। ये इस प्रकार के सुधार हैं कि जो आपको बताते हैं कि आप जो जितनी लाल फीताशाही है, जो व्यापार और उद्योग में जो रुकावटें जा रहे हैं और अननेसेसरी अनावश्यक रुकावटें जो हैं उनको आप दूर करिए, जिससे कि निवेश बढ़े। क्योंकि देखिए सरकार के पास एक सीमित पूंजी है, उतना ही उसको खर्च करना है। तो आपका विकास निर्भर करेगा कि कितना निजी निवेश आपके राज्य में आता है, और इसके लिए प्रयास काफी राज्य सरकार कर रहे हैं। तो निजी निवेश जब आएगा जब आपके व्यापार और उद्योग इसकी स्थापना में ये जो लाल फीताशाही जितनी कम होगी, तब निजी निवेश आएगा तो राज्य आगे बढ़ेगा। तो बहुत अच्छे सुधारों की बात की गई है, बजट के प्रबंधन की बात की गई है, खासकर पेंशन फंड जो है वो जो बनाने की बात की गई है, इससे बहुत वेलकम स्टेप है। तो ये बजट मैं कहूंगा कि तिवारी जी, ये जो है तो हम रजत वर्ष में हैं, ये हमारा रजत जयंती वर्ष है। तो रजत जयंती वर्ष का ये स्वर्णिम बजट है। इससे तो इसे
हम एक बहुत अच्छा बजट मान सकते हैं और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जो गति की तो बहुत चर्चा हुई है इसमें कि चाहे गवर्नेंस है और या दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की जो बात की गई है, खासकर रोजगार के लिए जो बात कही, एक फोकस चीज है। देखिए रोजगार एक ऐसी चीज है कि आप 91 के बाद रिफॉर्म के बाद आप देखेंगे तो जो सर्विस सेक्टर है वहां पे रोजगार बढ़ा है। पूरे देश में सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ा है और इन्होंने इस तरीके की नीति बनाई है, चाहे औद्योगिक नीति है या बजट में जो प्रावधान किए हैं उसमें जो उद्योग है या जो संस्थान जो बना रहे हैं, चाहे ये नर्सिंग कॉलेज इकट्ठे जो इतने सारे उन्होंने घोषणा की, 12 नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज या टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देना या औद्योगिक नीति में जो सहायता जो है, सब्सिडी जो है वो रोजगार को लिंक करके दी जाएगी। तो ऐसे प्रयास जो है खासकर जो सर्विस सेक्टर में भी इन्होंने किए हैं, ये भी इससे राज्य को आगे इसके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। बिल्कुल, चलिए, और ऐसा लग रहा है संभावनाओं से भरा हुआ है, कई प्रावधानों को दूरदृष्टि को ध्यान में रखकर किया गया है और कुछ ऐसे प्रावधान जिनका फौरी तौर पर आम लोगों को फायदा मिलता भी दिख रहा है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर जवाब बीजेपी से लेंगे। रवि जी, हम अभी भूपेश बघेल को सुन रहे थे, वो तो कवि सम्मेलन बता रहे थे, लेकिन अभी ब्रह्मे जी ने बताया कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है और ये तो हर प्रदेश के विकास के लिए काफ़ी जरूरी प्रावधान दिखते हैं। कुछ टेक्निकल पॉइंट बताइए, ऐसा हवाई आलोचना से नहीं चलेगा। इसमें क्या गलत है, इस बजट में कहाँ पर चूक रह गई है आपके नज़रिए से? देखिए मोहन जी, मैं टेक्निकल बात करता हूँ। भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव हैं हमारी पार्टी के, और उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही भी कही है कि 1.25 घंटे की स्पीच शेरो शायरियाँ चल रही थी। वो ये सच है कि एक समय के बाद हर व्यक्ति जो है वो बजट बंद कर दिया था कि इसमें अब देखने के लिए बचा क्या है, मुद्दे की तो बात हो ही नहीं रही है। लेकिन जो बीच बीच में छुपा दिए गए थे वो चीज़ें मैं निकाल करके आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, अभी ब्रह्मे साहब ने बहुत अच्छे से समझाया कि वित्तीय घाटा और किस तरह से राजकोषीय चीज़ें हैं बजट के अंदर। मैं थोड़ा सा उसको डिटेल और थोड़ा इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल कांग्रेस पार्टी को कोसती रही कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के विकास के लिए कर्जा ले रही है। जब रमन सिंह जी गए तो 36,000 करोड़ का कर्जा था, जब हमारी सरकार गई तो 40-50 हजार करोड़ का कर्जा बढ़ गया था। और तो ये भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष हमको कोसती रही। लेकिन पिछले साल इन लोगों ने 22,000 करोड़ का कर्जा लिया और इस साल भी 20,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जे का प्रावधान है। मतलब 2 वर्ष में ही ये लोग 40-45 हजार करोड़ के कर्जे के प्रावधान पर आ चुके हैं। जो 5 वर्ष लग गया था कांग्रेस को जहां पहुंचने में, वहां अभी हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जी जो भूतपूर्व आईएएस भी रहे हुए हैं, ये उनकी कैलकुलेशन और वर्किंग पर आया है। मैं तो पहले तो उनको बधाई देता हूं कि आखिर उनको भी कर्जे लेने की जरूरत पड़ ही गई, पहली बात। दूसरी बात, पिछले साल का बजट आप उठाइए, स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 5 करोड़ सर्वे करेंगे। इस बार भी स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 5 करोड़ सर्वे करेंगे। पिछले साल क्या सर्वे नहीं हुआ था? और अगर पिछले साल प्रावधान किया गया था तो वो पैसा कहां गया, उसके बारे में भी जवाब दीजिए। तीसरी बात, चरण पादुका योजना, उसमें 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है, अच्छी बात है। इन्होंने एक बात और क्या कही कि 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलेंगे, जिसके लिए प्रावधान कितना है, 6 करोड़। इन्होंने बात कही 12 नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, उसके लिए प्रावधान कितना है, 34 करोड़। मतलब 18 कॉलेज के लिए जो मेडिकल जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए योजना में सब मिला के 40 करोड़ भी नहीं है, लेकिन चरण पादुका योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। मैं पूछना चाहता हूं मोहन जी, आखिर हमारे प्रदेश में हो क्या गया है, क्या चल रहा है? चरण पादुका के लिए 50 करोड़ और 18 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 18 कॉलेज जिसमें 12 नर्सिंग कॉलेजेस हैं और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेजेस हैं, जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कि किसी भी हॉस्पिटल की बात करिए तो बोलते हैं नर्स नहीं है। प्राइवेट अगर कोई पेशेंट घर में बैठा हुआ है तो वो बोलता है नर्स उसको पहले चाहिए। हेल्थ रिलेटेड मैटर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन चरण पादुका जैसी योजना के लिए हमारे पास पैसा है। मैं पूछना चाहता हूं मोहन जी कि आप बताइए कि मुझे क्या इस बजट की तारीफ करनी चाहिए या मुझे पूछना चाहिए कि आखिर फंड एलोकेशन में गड़बड़ कहां हो गई? ठीक है, चलिए, कुछ विसंगतियां हैं जिनकी ओर ध्यान दिलाया है गवलानी जी ने। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं।
कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी मिला है। शंकर जी क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? फिर से बजाज जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। इस बार का जो बजट है वो विकसित बजट है और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार व्यापारी का नाम लेके छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उन्होंने रियायती दरों में ज़मीन देने का वादा भी किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे अच्छी बात है इस बार जो फोकस किया गया वो उद्योग को किया गया। पुरानी सब्सिडी जो रुकी थी उसको भी देने की बात की गई। नए उद्योगों के लिए सब्सिडी के प्रावधान किए गए। इस बार जो भी नीति बनी वो व्यापारी को बैठा के नीति बनी। इस बार को जो लक्ष्य था कि वो कैसे व्यापारी और उद्योगों को बढ़ावा मिले उसका लक्ष्य था। और इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ आज सरकार दिल्ली बॉम्बे में इन्वेस्टर मीट करती है। कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टर मीट होती है बड़े उद्योग वाले यहाँ लगते हैं तो यहाँ के छोटे उद्योगों को भी फ़ायदा मिलता है और कहीं छोटे उद्योगों को फ़ायदा मिलता है तो रोज़गार भी बढ़ता है। सबसे अच्छा प्रावधान इससे पहले भी आया था उद्योग नीति में कि लोकल रोजगार देंगे तो उसको सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी। कहीं ना कहीं ये फोकस है सरकार का कि हम कैसे छत्तीसगढ़ की उन्नति करें। और तो और इस बार कृषि को उद्योग से जोड़ा गया। कृषि को उद्योग से जोड़ना मतलब कहीं ना कहीं किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना। और साथ ही साथ आईटी पार्क, आज हमारे यहाँ आईटी पार्क की बहुत तकलीफ थी। हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ने जाते थे कोटा बॉम्बे अदर बहुत सारे शहरों में वहीं सेटल हो जाते थे। कहीं ना कहीं ये बहुत सारी तकलीफें थी। अब आईटी पार्क में फोकस किया जा रहा है तो इससे हमारे बच्चे हमारे शहर के अंदर ही हमारे राज्य के अंदर ही जॉब करेंगे जिससे उन्नति होगी। ठीक है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी खुश है इस बजट से। कांग्रेस की कुछ क्वेरी है उसका जवाब ले लेते हैं। बजाज जी, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि व्यापारियों को खुश किया आप लोगों ने, उद्योगों को खुश किया है, आम लोगों को भी चलो पेट्रोल में राहत दे दी है, सब वर्ग के लिए सब कुछ। पर कांग्रेस ने कुछ चीज़ें गिनाई हैं कि भाई आम लोगों के साथ साथ जो एक सरकार को चलाने के लिए समानता का व्यवहार होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता इस बजट में। नहीं, बिल्कुल समानता का व्यवहार है। बजाज जी, अशोक बजाज जी से तिवारी जी जी। बहुत अच्छा बजट है। सभी वर्गों को साधने का, सभी वर्गों को सुविधा देने का, सभी वर्गों के कल्याण की बात इसमें है। केवल व्यापारी नहीं, केवल युवा वर्ग नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आएगी। अब देखिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि दलहन और तिलहन की जो है खरीदी होगी एमएसपी पर। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मोदी सरकार ने इतना बढ़ा दिया है, अगर उसके एमएसपी पर खरीदी शुरू होगी तो दलहन की और तिलहन की खेती में वृद्धि होगी। और जब दलहन तिलहन खेती में वृद्धि होगी तो इनके मूल्य में भी एक प्रकार से नियंत्रण होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उपलब्धता बढ़ेगी। साथ ही साथ हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया उसमें अटल सिंचाई योजना की बात की। अटल सिंचाई योजना जो लागू होगी और उसमें जो प्रावधान किया गया है उसके कारण 2.5 लाख एकड़ जमीन सिंचित रकबा बढ़ेगा। यानी सिंचित रकबा बढ़ाने का एक सुखद प्रयास इस बजट के माध्यम से हुआ है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा। इसके अलावा सारे जितने भी 2028 पैक्स हैं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, उनके कंप्यूटराइजेशन का निर्णय लिया गया है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। और जब भी हमारे पैक्स जो है कंप्यूटराइज हो जाएंगे तो काम तेजी से होगा, किसानों के काम में गति आएगी, इसके अलावा काम में पारदर्शिता आएगी और नई सुविधा का विस्तार होगा। इसके अलावा सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी अगले साल व्यापक मात्रा में उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा है और इससे भी बहुत फायदा किसानों को होगा। जो छिड़काव में या परिवहन में इतना पैसा खर्च होता था, बोरी बोरी भर के ले जाने में, ट्रैक्टर लाओ गाड़ी लाओ, तो अब क्या है बोतल में घोल के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी मिलेगा। तो इससे क्या है परिवहन की समस्या नहीं रहेगी और छिड़काव की भी समस्या नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बजट है, ऐसा मैं मानता हूं। और बहुत सारी चीजें रेडी टू ईट को इन्होंने
जी बजाज जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? चलिए, बजाज जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम शंकर जी को सुन लेते हैं। शंकर जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ बातें अपनी और जोड़ना चाह रहा था, आपकी बात अधूरी रह गई थी। कहीं ना कहीं इस बार फूड पार्क का भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि फूड पार्क आने से कहीं ना कहीं कृषि का भी जो प्रोडक्ट है वह फूड पार्क में आ जाता है और उसको उद्योगों को, फूड उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बार प्लास्टिक पार्क हो गया, फार्मा पार्क हो गया। इस बार जो बजट है और जो मंशा है कि उद्योगों को कैसे बढ़ावा दें, और जब जब उद्योग बढ़ता है तब तक उस राज्य की उन्नति होती है और रोजगार बढ़ता है। तो हमारे हिसाब से जो इस बार का जो बजट आया है बहुत ही अच्छा बजट आया है। चलिए, और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। एक बार आऊँगा आपके पास। रवि जी, सबसे पहले चलते हैं, केदार कश्यप क्या कुछ कह रहे हैं? हमारे ब्यूरो चीफ ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं केदार जी? आइए सुनते हैं। बजट पेश हो गया, हमारे साथ केदार कश्यप जी, मंत्री जी। मंत्री जी, लगातार आपने देखे कई बजट आए हैं, ये बजट कैसा है? ये बजट पूरी तरीके से संतुलित और समावेशी बजट है और ये बजट हमारे प्रदेश को जिस तरीके से आगे बढ़ाएगा, उसको गति प्रदान करने वाला ये बजट है, पंख देने वाला बजट है। आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरोत्तर प्रगति हो, उसके तहत में ये बजट लगातार हमारे सभी विभागों को जिस तरीके से विशेष तौर पे ध्यान रख करके इस बजट में प्रावधान किया गया है और हर विभाग में बढ़ोतरी की गई है। बहुत सारे ऐसी स्कीम योजना ला करके आए हैं जिसको हम क्रियान्वित करेंगे, तो आने वाले समय में हमारा ये प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में साबित होगा। योजना थी चरण पादुका योजना, जिसको कांग्रेस ने बंद कर दिया था, आपकी सरकार ने फिर से बजट में उसको फिर से शुरू करने का। पिछली सरकार के पास में संवेदनशीलता थी कहाँ? न केवल उन्होंने चरण पादुका योजना, उन्होंने तो आवास योजना भी बंद कर दी थी। ये तो उनकी मानसिकता रही कि सारी योजना जो हमारे गरीबों को मिलती है उन योजनाओं को बंद करे। अभी हमारी चरण पादुका योजना के तहत में 50 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया हुआ है और निश्चित तौर पे ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विष्णुदेव साई जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से चालू कर दिया गया है, ऐसे पूरे बजट को देखें बहुत अच्छा है। लगभग 20,000 से ऊपर हमारे इस योजना के तहत में लाभ ले चुके हैं और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत में हमारे जो ऐसे माताएं बहनें हैं, हमारे ऐसे वरिष्ठ जन हैं जो जीवन में कहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए उनको तीर्थ यात्रा कराने के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। भूपेश बघेल बोल रहे हैं भाषण कम, गणतंत्र दिवस का भाषण ज्यादा लग रहा था। जिन्होंने गणतंत्र को नहीं माना, जिन्होंने लोकतंत्र को नहीं माना, लोकतंत्र और गणतंत्र की बात कर रहे हैं। जनता ने उन्हें बता दिया कि किस तरीके से उनको विपक्ष की भूमिका हर क्षेत्र में निभाने का अवसर प्राप्त। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ केदार कश्यप जी का साफ तौर पे कहना है बजट बहुत बेहतर आया और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के विकास में ये बजट जो है साबित होगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, रायपुर। चलिए, तो ये स्थितियां, मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं गवलानी जी, उनसे अब ओवरऑल एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस जो आपत्तियां कर रही है रवि जी, उसको हम देख रहे हैं कि सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है और जो चीज़ें गिनाई जा रही हैं वो तो दिख भी रही है कि प्रावधान तो है बजट में, कई चीज़ों को उन्होंने समावित किया है। देखिए मोहन जी, समायोजित करने ना करने वाली बात ही नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम माताओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पैसा देंगे तो 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं। अब ये तो बताइए हर महीने कितने करोड़ दे रहे हैं आप? ओवरऑल हिसाब निकालिए, लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए के बीच में हर महीने दे रहे हैं। जब 800 से 1000 करोड़ रुपए जा रहा है तो 5500 करोड़ का प्रावधान क्यों है? तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कहेगी कि कुछ भी ठीक तरीके से एलोकेशन नहीं किया गया है, सिर्फ सब चीजों को सेटिस्फाई करना था इसलिए थोड़ा थोड़ा दे दो? ऐसे थोड़ी होता है। आज अगर कोई योजना ठीक तरीके से चलानी है तो जब तक उसको सही मायने में सही तरीके से पैसे नहीं दिए जाएंगे तो वो पूरी साल भर चलेगी कैसे?
6 महीना होगा नहीं, फिर अनुपूरक बजट लेकर के आएंगे कि ये कम हो गया, इसमें और बढ़ा दिया जाए, बाद में ये इसमें और चीजें बढ़ गई है, उसको बढ़ा दिया जाए। जब आपको पहले ही पता है कि पास्ट रिकॉर्ड में किस तरीके से पैसा दे रहे हो, तो पहले से ही प्रोविजन क्यों नहीं कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारे बीच सम्मानीय चेंबर से बैठे हुए हैं बजाज साहब। मैं शंकर बजाज जी, मैं आपको मोहन जी बताता हूं कि शंकर बजाज जी और इनकी टीम ने जब पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो 1100 एकड़ में नया रायपुर में होलसेल कॉरिडोर को स्थापना करने के लिए बात कही थी। आखिरी में जाते समय माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो उस समय थे, उन्होंने उसका शिलान्यास भी किया, भूमि पूजन किया कि इसमें जो है 1100 एकड़ में देंगे। रेट भी तय हो गए, जगह चिन्हांकित हो गई, डायवर्शन हो गया, सारी प्रतिक्रिया हो गई, सरकार बदल गई और आज 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया है। इस बारे में अभी की सरकार ने कोई पहल नहीं की और इस बजट में उन्होंने ये कह दिया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स को रियायती दर पे भवन बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। चेंबर तो खुश है कि चलो कुछ तो मिला, लेकिन 1100 एकड़ मांग रहे थे और 11,000 फीट मिल गया है। मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो पुरानी मांग रखे थे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरा भी किया था, उसके लिए ताकत बढ़ाइए। ये सरकार को देना ही पड़ेगा क्योंकि पुरानी सरकार द्वारा की गई थी वो चीजें, लेकिन वर्तमान सरकार नया रायपुर में पता नहीं क्या क्या योजनाएं लेकर के आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इन योजनाओं से नया रायपुर कभी बस भी पाएगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स की बातों को अगर सही तरीके से सरकार मानेगी तो ये जो अभी वर्तमान में हमारा नया रायपुर है, जो भूतिया खंडर जैसा बन चुका है, वो बस जाएगा। इनको चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अशोक बजाज जी की ओर चलता हूँ। बीजेपी की ऐसी आलोचनाओं का क्या जवाब है? कांग्रेस कह रही है कि भाई चेंबर ऑफ कॉमर्स का आप लोगों ने ध्यान नहीं रखा, किसानों को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, जिससे पिछली सरकार में होता था। इस बार कुछ चीज़ें छूटी हैं क्या बजाज जी? किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है, नया रायपुर के विकास का ध्यान रखा गया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और रोजगार सारी चीजों की व्यवस्था है। कृषक कल्याण की योजनाएं हैं। अब ये कह रहे हैं भाई हमारे ग्वालानी जी कि वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 1100 एकड़ में 1100 एकड़ जमीन ले आए और उन पे उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया, लेकिन एक पैसे कोई प्रावधान नहीं रखा। सरकार इसी से निपट गई ना। सरकार के निपटने का कारण यही है कि ये केवल थोथी बात करते थे, नारियल फोड़ना भर आता था, लेकिन धरातल में कुछ काम दिखना चाहिए ना। कोई प्रावधान करते तो एक अभी उनके सरकार जाने के बाद एक काम लगातार चलते रहता, लेकिन कोई उन्होंने प्रावधान नहीं किया, जमीन दिया नहीं। आज जमीन देने की बात आ रही है रियायती दर पर, तो आज सारे व्यापारी वर्ग खुश हो रहे हैं। एक होलसेल कॉरिडोर बनाने की इनका जो मंशा है, उस मंशा की तरफ आगे बढ़ रहा है प्रदेश छत्तीसगढ़, आगे बढ़ रहा है। दलहन तिलहन के विकास के लिए तेजी से विकास हो रहा है। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों के लिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रावधान है और साथ ही साथ हर वर्ग के विकास के लिए काम किया गया है। अब इन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बंद कर दी थी। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा था? जब लोगों को, वृद्ध लोगों को जब सरकार की सहायता से, सरकार की मदद से अगर तीर्थ यात्रा कराया जा रहा था तो इनके पेट में दर्द हो रहा था कांग्रेस के। इन्होंने उस अच्छी योजना को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को इन्होंने जिस तरह से नजरअंदाज किया, उसकी खामियाजा आज लोग भुगत रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज विकास की पटरी फिर जो है, विकास की गति जो है फिर दौड़ने लगी है, अब पटरी पर आ गई है और नए सिरे से अब छत्तीसगढ़ का विकास का काम शुरू होगा। बिल्कुल शुरू होगा। और एक प्रतिक्रिया ब्रह्मे जी की भी ले लेते हैं। ब्रह्मे जी, हमने जैसे कि पहले आपने बताया कि बजट काफ़ी संतुलित बनाने की कोशिश है, पर हम देख रहे हैं कि पूंजीगत व्यय बढ़ता जा रहा है और 2 बड़े टैक्स जो आय के रूप में मिलते थे वो तो कम कर दिए गए, शराब में भी और पेट्रोल में भी। तो ये एडजस्टमेंट कहाँ से करेगी सरकार? इसको भी थोड़ा समझाइए कि कैसे संतुलन बनाया है वित्त मंत्री ने इन दोनों बड़े टैक्स रिबेट के बाद।
जी देखिए, अगले यदि इसमें देखेंगे आप फाइनेंस सेक्रेटरी का यदि लेटर देखेंगे, इसमें जो इस वर्ष जो नया जो बजट बना है, जी। इसमें आपको जो केंद्र से काफी जो है टैक्स रेवेन्यू के रूप में मिल रहा है, और साथ ही साथ जो अनुदान भी है वो भी ज्यादा मिल रहा है। तो वो जो भरपाई थोड़ा जो यहाँ से इन्होंने जो छूट दी है वो नॉमिनल उसका इफेक्ट है बजट पे, बहुत कम इफेक्ट है, परंतु ये इनको केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ा है ना। तो और साथ ही साथ जो इनका स्वयं का भी राजस्व है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो परंतु जो है इसमें एक चीज ये भी है कि आपने बजट जो बनाया है, बजट तो एक आंकड़ों का है, और इन पे यदि सरकार किस तरीके से काम करती है और कितना इसका पालन करती है बजट के जो दिया गया है, क्योंकि कई बार ये होता है कि बजट प्रस्तुत होता है और उसके बाद जो उसके जो रिवाइज एस्टिमेट जो आते हैं, जैसे इस साल भी जो रिवाइज एस्टिमेट आए पिछले साल के, उसमें जो हमने टारगेट रखे हुए थे वो टारगेट थोड़े से जो है उन टारगेट में हम चूक गए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें कि बजट का जो अनुपालन है, वो बजट का अनुपालन जो हमने बजट बनाया है उसी जो है तर्ज पे यदि होगा तो ये बजट एक बहुत अच्छे स्वरूप में है, और इसके पीछे काफी मेहनत की गई है वित्त मंत्री के द्वारा। पर आगे इसका जो पालन उसी स्वरूप में हो तो ये जरूर जो है एक विकसित जो छत्तीसगढ़ है उसके लिए। और कांग्रेस जो कह रही है कि इसमें उन सेक्टरों को का असंतुलन दिखाई दे रहा है जहां पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत थी, वहां कम प्रावधान किया गया है, बाकी जगह ज़्यादा प्रावधान किया गया है, ऐसी जो बातें हैं। नहीं, मैंने देखिए पहले भी बताया कि जो प्रत्येक जो बजट है या केंद्र सरकार का भी या किसी का भी आप बजट देखें, वो एक्चुअली आपको यदि विकास को बढ़ाने वाला है वो बजट अच्छा माना जाएगा। क्योंकि आप कल्पना करें कि यदि विकास नहीं होगा तो क्या होगा। कोरोना के समय की स्थिति की कल्पना करें कि विकास नहीं हो रहा है तो सरकार को राजस्व ही नहीं मिलेगा, और राजस्व नहीं मिलेगा तो वो तो खर्च ही नहीं कर सकती। तो फोकस जो इस बजट का है कि एक खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए है, उद्योगों के निर्माण के लिए है, क्योंकि किसी राज्य का विकास बिना औद्योगिकरण के नहीं हो सकता है ना। बिना जो है आपको इसमें सभी क्षेत्र का योगदान है, ग्रामीण क्षेत्र भी और नगरीय जो क्षेत्र है वो आपस में संबंधित है, बहुत उनमें गहरा संबंध है, एक दूसरे पे निर्भर है वो क्षेत्र। तो सभी क्षेत्रों को आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, नगरों की जो जनसंख्या है वो तो 2011 में आपकी तो 23% थी। वो जो पॉपुलेशन जो कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 36 में बढ़ के लगभग 31-32% हमारी जो है पॉपुलेशन हो जाएगी, नगरों में रहेगी। तो नगरीकरण के लिए भी जो इसमें जो एक योजना बनाई गई है कि नगरों में किस तरीके से आप आधारभूत संरचना बनाएं, लोगों को जो है आपके स्वच्छता या पानी इसकी जो उपलब्धता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता है, नगरों को आपको उस प्रकार से विकास करना होगा। तो इसमें एक नगरों के लिए भी एक योजना की बात कही गई है। तो काफी संतुलित बजट मैं समझता हूँ कि है। बिल्कुल संतुलन का ध्यान रखा गया है। कुछ ऐड करना चाह रहे थे शंकर जी कहा जा रहा है कि व्यापारियों की तो अनदेखी हो गई, जो वो चाह रहे थे वो उनको मिला नहीं, और चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए भवन देकर इतिश्री कर दी गई आप लोगों को मिलने वाले फायदे की। नहीं मोहन भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रवि भाई को कहीं ना कहीं समझने या बोलने में कुछ है, कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने शुरू से नया रायपुर में होलसेल कॉरिडोर के लिए ही प्रयास किया है। वहीं पे भवन सबके लिए भवन, कांग्रेस चेंबर के लिए भवन नहीं, पूरे व्यापारियों के लिए शॉप की बात की, होलसेल कॉरिडोर की बात की। और जो हमको लगता है आदरणीय श्री ओपी चौधरी साहब ने जो आज बजट के समय बात की चेंबर की, वो होलसेल कॉरिडोर की ही बात की है। उसके साथ हमारा चेंबर भवन भी बनेगा, जरूरी है। लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि वो होलसेल कॉरिडोर वहाँ अवश्य बनेगा और अच्छे रूप से बनेगा, ऐसा मेरा सोच है। नहीं, अभी तक तो वो अस्तित्व में नहीं आया, इसलिए शायद इसे विवादों में माना जा रहा है। देखो सर, ये 1000 एकड़ की बात चल रही है, क्योंकि नया रायपुर को बसाने के लिए एक बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है। और ये जब 1000 एकड़ में व्यापारी वहाँ पे जाएंगे, 7 राज्यों से हम घिरे हुए हैं, ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट बन जाएगा। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में, रोजगार में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। और जिस प्रकार हमारे ओपी सर का
सोच है कि 5,000 को हम 10,000 की जीडीपी तक ले जाएंगे, तो उसमें इस होलसेल कॉरिडोर को उसमें शामिल होगा तो ये अर्थव्यवस्था बहुत गति से बढ़ेगी। ठीक है, और गति की ज़रूरत भी है। और एक बार फिर से ब्रह्मे जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर उन्हें विदा भी करेंगे। ब्रह्मे जी, ये गति जो कहा जा रहा है, ये गति गुड गवर्नेंस, एक्सीलेंट वर्क और ये जो बाकी चीज़ें इन्होंने गिनाई हैं, टेक्नोलॉजी, ये इसी पर आधारित है और यही गति हमें मिलने वाली है, या फिर उससे भी अलग इस बजट को और कोई विस्तार से देखने की ज़रूरत है? गति का जो फार्मूला इन्होंने दिया है वित्त मंत्री ने, उससे कितने सहमत हैं आप? नहीं, गति का जो फार्मूला है जिसमें बात कहा गया है कि आपकी गुड गवर्नेंस की एक बात है, गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास तो आप सिर्फ जितना पूंजीगत है उतना करते हैं, और गवर्नेंस नहीं होगी गुड गवर्नेंस तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट ही राज्य के विकास के लिए, राज्य के विकास को बढ़ाएगा, सरकार का निवेश और साथ साथ निजी व्यक्ति का निवेश। तो पहली बात, गवर्नेंस आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको उसमें जो तमाम प्रकार के लीकेजेस हैं उसमें आपको बंद करना पड़ेगा। और दूसरा, जो आप गति के बाद एक्सेलरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया है, तो आधारभूत संरचना को बिना बढ़ाए तो उद्योग की भी स्थापना नहीं होगी या सर्विसेज भी आप नहीं बढ़ा सकते। तो एक्सेलरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आवश्यक चीज है। और तकनीकी आज इस तरीके से प्रयोग हो रही है जो आपकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाती है, आपकी पारदर्शिता को बढ़ाती है। जितना ज्यादा आप तकनीकी का प्रयोग करेंगे, जितना ज्यादा जो है आप चीजों को ओपन करेंगे, उससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तो ये तकनीकी का प्रयोग यदि ऐसा करते हैं यदि, और एक समावेशी तकनीकी आजकल है, आप जो है जिसमें ये नहीं है कि कोई छूट जा रहा है, तो इनमें गांव में भी उस तकनीकी को पहचान की बात की गई है। और साथ में लास्ट में उद्योग की बात कही गई, आई गति के अंतर्गत इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री और तो ये गति जो है, इसके साथ जो दूसरी चीज जो है वो है कि लोगों का समावेशीकरण, क्योंकि राज्य का जो प्रमुख कार्य है वो लोगों के जो कल्याण का जो काम करना है और उनको जो प्रॉपर जो सर्विस जो डिलीवरी करना है वो समय पे करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण भी बात होती है, जो कि आप राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए इन चीजों को करें, वो राज्य का दीर्घकालिक विकास को बढ़ाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया है कि दीर्घकालीन विकास गति के उस फार्मूले से बनेगा जो कि अलग अलग सेक्टरों को गति देने वाला हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया है। प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं थोड़ा। हम अब सुन लेते हैं बीजेपी के अध्यक्ष किरण देव साय क्या कह रहे हैं बजट को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज अपना बजट पेश कर दिया और निश्चित तौर पे बजट को लेकर जो है तरह तरह के प्रतिक्रिया भी आ रही। इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव है और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये बजट कैसा है। और भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि बजट बहुत बेहतर है, तो वहीं विपक्ष जो है कई तरह की बातें कर रहा है, इसको सिर्फ भाषण कर रहा है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि ये जो बजट पेश किए हैं निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ विकास की गति में एक मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ तीव्र गति के साथ जो विकास करेगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है किरण देव, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए एक बजट किसी भी राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और वो बजट के तहत ही जो है आगे काम किया जाता है। और अध्यक्ष जी, पहले ज्ञान और अब गति, ये क्या है? डेफिनेटली ये सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा, आदरणीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन, ढेर सारी बधाई और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सर्वहारा इस बजट के लिए। समुची छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से बनाया गया यह बजट है। पिछले बजट में आपने देखा था ज्ञान, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ग्रामीण के लिए विकास की दृष्टि से उसको इसमें गति प्रदान करने के लिए कई प्रावधान कराए गए हैं। हमारा वनांचल बस्तर है, सरगुजा है, यहाँ विकास की असीम संभावनाएं हैं, उसको ध्यान में रख के बहुत सारी योजनाएं वहां पर बनाई गई। मैं आपको ये बताऊं कि इसमें देखिए किसान भाइयों के लिए, इसमें हमारी मातृशक्तियों के संबल प्रदान करने की दृष्टि से, हमारे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे सुविधा के क्षेत्र में विकास की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए, हमारे पेयजल की व्यवस्था, बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग,
से लेकर सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला ये बजट है। जनता ने देखा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास व्यक्त किया, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं पर विश्वास किया। डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को कांग्रेस की सरकार ने उसको यहाँ पे संचालित नहीं होने दिया 5 साल, वो तेज गति से जनता तक, अब उसको परिणाम में परिवर्तित किया जनता ने अपने विश्वास को, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे नगरीय निकाय का हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत का है। सुपड़ा साफ किया कांग्रेस का। ये जनता का भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति विश्वास और प्रेम का द्योतक है। अंतिम सवाल, कांग्रेस कह रही है कि भाषण बहुत लंबा हो गया था, बीजेपी के नेता भी समझ नहीं पाए, तो जनता कैसे समझे? अरे ये तो कहने की बातें हैं। कांग्रेस ने 5 सालों में जिस तरीके से सिर्फ कागजों में योजनाएं बनाई और छत्तीसगढ़ को अपराध के गढ़ बना दिया, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार के पैमाने बन गए और छत्तीसगढ़ रसातल की ओर चला गया था, उसको फिर से ऊपर लाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़, विकासशील छत्तीसगढ़ को 2047 तक प्रधानमंत्री जी की अवधारणा परिकल्पना के अनुसार विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। ये जनता देख रही है। प्रमाण पत्र कांग्रेस से लेने की जरूरत नहीं है, प्रमाण पत्र जनता से लेने की जरूरत है और जनता ने तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर अपना प्रमाण पत्र दे दिया। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जनता ने निकाय चुनाव में भी आशीर्वाद दिया और निश्चित तौर पे उसी के तहत जो है ये बजट लाया गया है। छत्तीसगढ़ का विकास होगा, गाँव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार अब तेज गति से छत्तीसगढ़ में दौड़ेगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ में कुलदीप पांडे, रायपुर। तो ये थे किरण देव जो कि बता रहे थे कि बजट में क्या क्या प्रावधान हैं और विपक्षी आलोचना का उन्होंने जवाब भी दिया। कोशिश यही है कि बजट के ज़रिए जो प्रावधान है वो लोगों तक पहुंचाए जाएं, और क्योंकि ऐसे कई प्रावधान हैं जो कि आर्थिक रूप से, अर्थशास्त्रीय रूप से किए गए होते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए एक समझदार व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें समझा सके कि आपके लिए ये प्रावधान बजट में किए गए हैं। तो इसीलिए प्रतिक्रियाओं का समझना, प्रतिक्रियाओं को जानना जरूरी है। इसी कड़ी में आगे सुनते हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को, उन्होंने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर। हाँ, ज्ञान के इम्प्लीमेंटेशन को समय पूर्वक पूरा करने के लिए गति की आवश्यकता है, वित्त मंत्री जी ने बताया है। और मैं निसंदेह इस बात को मानता हूं कि जिस तरीके से इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया है वो वस्तुतः स्पीड के साथ, गति के साथ कामों को पूरा करने वाला होगा। इस बार के बजट में आप देखेंगे पेट्रोल का भी रेट कम हुआ है, बजट में आप देखेंगे तो टैक्सेस भी कुछ कम हुए हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि 22,000 करोड़ से लेकर के जो पूंजीगत व्यय है वो 26,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 18% से ऊपर अगर पूंजीगत व्यय आप बढ़ाते हैं तो आप में साहस होना चाहिए कि आप टैक्स को भी उस समय कम कर सकें। तो एक महत्वपूर्ण बात विजय शर्मा जी ने कही कि पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, और हिम्मत की बात यह है कि टैक्स को कम भी किया गया है। 2 महत्वपूर्ण मदों से जो टैक्स मिलता था उसे कम करने का साहस सरकार ने दिखाया है, और इसे संतुलित रूप से प्रस्तुत किया है ओपी चौधरी, जो कि वित्त मंत्री के रूप में आज बजट पेश करते हुए नजर आए थे। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिस पर आज एक बहस से छिड़ी हुई है। कोशिश यही है बजट को लेकर कि एक पक्ष कह रहा है कि बजट काफ़ी अच्छा है, गति देने वाला है विकास को, लेकिन दूसरा पक्ष इस गति को खतरे की घंटी भी बता रहा है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं की ओर चलते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं। बजाज जी की ओर चलते हैं। अशोक बजाज जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बजाज जी, कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, पर बजट अगर हम बात करें तो गुड गवर्नेंस को प्रथम रखकर चल रहा है, पर क्या इसमें गुड गवर्नेंस के चक्कर में गांव, ग्रामीण, नरवा गरवा जैसी बातें जो पिछली सरकार कहती थी वो पीछे तो नहीं छूट जाएगा? अशोक बजाज जी। चलिए बजाज जी से प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उसके पहले शंकर जी की ओर आ जाते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफ़ी खुश है इस बजट से और उम्मीदों का बजट ये कह रहा है। टैक्स में थोड़ा रिलैक्सेशन है, पेट्रोल
में जो कमी हुई है उसका एक तरीके से लाभ व्यापारी वर्ग को परिवहन में खर्च में कटौती के रूप में देखने को मिलेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पेट्रोल के 1 रुपए की कटौती को कैसे देखता है शंकर जी? देखिए, बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि पेट्रोल का रेट कम हुआ है। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी संकेत हैं। और 1 रुपया अगर हम आम आदमी की बात करें, वो उसको 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल लगता है, लेकिन उद्योग की बात करें, व्यापारियों की बात करें, उनका लंबा ट्रेवलिंग रहता है, मशीनों में डीजल पेट्रोल लगता है, डीजल सेटों में लगता है। वो 1 रुपया भी क्रांतिकारी 1 रुपया है हमारे लिए, क्योंकि हमें पर डे कई लीटर पेट्रोल लगता है। तो कहीं ना कहीं 1 रुपया भी ये एक अच्छा चीज़ है हमारे लिए जी। इससे व्यापार वर्ग कितना खुश है? देखो, ओवरऑल बजट देखें तो व्यापार वर्ग तो बहुत खुश है, क्योंकि इस बार फोकस किया गया है उद्योगों को, व्यापारियों को। पेट्रोल तो कोई सोच भी नहीं सकता था, पेट्रोल में भी दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बजट ये दर्शाता है कि अब व्यापारियों का ये बजट है और व्यापार यहाँ पे सुगम तरीके से किया जा सकता है, उद्योग सुगम रूप से किया जाता है, और उद्योग नीति भी यहाँ की बहुत ही शानदार है। अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा। चलिए, विकसित छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा। और आखिर बजट को पेश करने वाले वित्त मंत्री क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से बजट को वो समझाने की कोशिश करते हैं, इस आखिरी सेगमेंट में हम वो भी जान लेंगे। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मूल रूप से आज का यह बजट ज्ञान के कल्याण के लिए गति द्वारा प्रदेश में प्रगति लाने का बजट है। पिछले बार हमने ज्ञान की चर्चा की थी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ज्ञान का कल्याण तभी हो सकता है जब हम आर्थिक विकास सुनिश्चित करेंगे, और आर्थिक विकास को तीव्रता से सुनिश्चित करने के लिए गति की रणनीति के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब हम इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, फोकस रणनीति होगी, तभी तीव्र आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। और तभी इकोनॉमी जब बढ़ेगी, तब हम किसान या युवा या महिला या गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला पाएंगे, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य जरूरत होती है। तो इसी रणनीति के साथ ये बजट बनाया गया और प्रस्तुत किया गया। ये बजट एस्पिरेशनल है, ये बजट स्ट्रेटजिक है, ये बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है, ये बजट ऑनेस्ट एक्शन पर आधारित है। इसलिए हमने इस बजट के लिए आस्था बजट का नाम दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट प्रस्तुत करने के बाद बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से बजट आम लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और गति का जो कॉन्सेप्ट है वो अर्थव्यवस्था को गति देने वाला होगा, क्योंकि इसमें गुड गवर्नेंस की भी बात है, इंडस्ट्री की भी बात है, टेक्नोलॉजी की भी बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। ये सारी चीज़ों को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो एक शब्द बनता है गति। और उस गति को हम अर्थव्यवस्था के नज़रिए से जब देखेंगे तो हमारी विकास की गति भी आगे बढ़ेगी। यही इस बजट का ध्येय भी है, और हम सबको उम्मीद भी है कि इसी गति से अगर हम बढ़ते जाएं तो हमें ज्ञान भी मिलेगा, गति भी मिलेगी, और गारंटी भी इस बात की रहेगी कि विकास कार्य जरूर पूरा होगा। इस पूरे चर्चा में हमारे साथ जो पैनलिस्ट थे, हम उनको स्क्रीन में दिखाकर धन्यवाद करेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रविंद्र बम्मे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। रवि गवलानी जी हमारे साथ थे, उनका बहुत धन्यवाद। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हमारे चैनल में पहुंचकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी शंकर बजाज जी, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो चारों पैनलिस्टों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं। और बजट को लेकर हमारी ये जो पेशकश है वो आपको कैसे लगी, इस प्रतिक्रिया का हमें रहेगा इंतज़ार, और आप लोग से रहेगी उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार, जय जोहार।